गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से देखिए, हम आपके साथ अपने नए टॉपिक के साथ यहाँ पर फिर से हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग को जो है, हम लोग का जो टॉपिक मतलब चल रहा था, हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, उसकी स्टडी कर रहे थे। और बहुत कुछ आगे पढ़ते हुए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया आता है, ठीक है ना। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, डिस्टेंसेस कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं, एंगल कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं, इन सब को करते हुए फाइनली हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग तक पहुंच चुके हैं। और ये हेडिंग हमारी है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, प्रीवियस वीडियो जो दिया था उसमें फोकल लेंथ के बारे में डिटेल हमने पूरी तरीके से आपको समझाई थी। फोकल लेंथ किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम उसी फोकल लेंथ का जो है रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर हमें रेडिएशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले बेसिक डायग्राम फोकल लेंथ का आप देख सकते हैं। बेसिक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब पैरेलल रे, ये देखिए पैरेलल रे इस तरीके से, अगर पैरेलल रे कभी भी आती है, पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये देखिए हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है वो आती है, यहाँ पर ये टकराती है, ठीक है ना। और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं? एफ, ठीक है। ये बात आपको समझ में जरूर आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की बात यह है कि हमने आपको बता रखा था कि डिस्टेंस का मेजरमेंट हम हमेशा पोल से करते हैं। तो हम हमें दो चीजें देखनी है, एक है फोकल लेंथ। तो हम पोल से स्टार्ट करके चलते हैं और कहाँ तक? फोकस तक। तो अगर हम पोल से और फोकस तक आते हैं, यानी कि इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाती है फोकल लेंथ। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम फिर से पोल से ही स्टार्ट करते हैं और सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाते हैं, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आपको दिखाई देती है, ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है, वो हो जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, वो हमारी बन जाती है फोकल लेंथ, ठीक। सारी डिस्टेंसेस हम पोल से ही मेजरमेंट कर रहे हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई। अब अगर हम बात करें कि भाई आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे जो सी से, ये जो आपको सी दिखाई दे रहा है, इस सी से जो भी लाइन आपकी पास होगी, ठीक है ना, इस सी से जो भी लाइन आपकी क्या होगी? पास होगी, वो हमारी क्या बन जाएगी? नॉर्मल। यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दें, ठीक है, आप इस तरीके से मान लीजिए कि ये अगर हम इस रे को ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दें, ये जो सी से आ रही है, ये कंप्लीट सी से आई, और इसको हमने आगे तक ये देखिए बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा क्या बन जाएगा? यही रे, ये जो लाइन दिख रही है, ये हमारी क्या बन जाएगी? नॉर्मल, ठीक। ये आपको थीटा एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये जो थीटा एंगल है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो थीटा आपको दिख रहा है, वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप समझ गए होंगे कि ये दोनों इक्वल क्यों दिखाए गए हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया भाई। अब अगर हम ट्रायंगल यहाँ पर सपोज करें, देखिए ध्यान से, जो हमें यहाँ पर ट्रायंगल मिल रहा है या दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल हमारे पास है एम सी एफ। अब इस ट्रायंगल को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, तो ट्रायंगल एम सी और एफ में जो आपका एंगल एफ है, इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये कैसा एंगल है? ये है एक्सटीरियर एंगल। अब फिर से वही बात,
कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल हम ये कह सकते हैं कि एंगल एम एफ पी या एंगल एम एफ डी, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है ना, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल दो सामने वाले जो भी एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, यानी कि यहाँ पर डायग्राम में देखें तो हमारा एक एंगल है सी एम एफ, और दूसरा जो हमारा एंगल है वो है एम सी एफ। तो इस तरीके से ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एंगल सी एम एफ, आप डायग्राम में लगातार देखते रहेंगे, मैं फिर से आपको दिखा दूं। ये देखिए, हम एंगल सी एम और एफ, यानी कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, कितना है ये, थीटा। तो ये थीटा है। और एंगल एम सी एफ की अगर हम बात करें तो एंगल एम सी और एफ जो है, ये भी देखिए, ये रहा एम, ये रहा सी, और ये रहा एफ। तो ये वाला एंगल, तो ये भी क्या है, थीटा है। तो अगर ये भी एंगल आपका थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा। और इस तरीके से थीटा प्लस थीटा फाइनली हमारे पास आ गया 2 थीटा। तो ये जो एंगल एम एफ पी है, एंगल एम एफ और पी, ठीक है, यानी कि कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, एंगल एम एफ पी, ये एंगल जो आपको 2 थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये 2 थीटा आया कहाँ से। तो ये 2 थीटा बेसिकली यहीं से आया है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल से। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है यही हमारी प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की, कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये कहानी थी हमारी, कि हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते ही हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा ली, और एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से हमें पता लग गया कि जो एक्सटीरियर एंगल है दैट विल बी 2 थीटा विद कंपेयर टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब इसके आगे की कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मतलब बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि ये इजी डेरिवेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना है, बहुत ही इजी डेरिवेशन है ये। तो बस केवल एक बार इसको करने की जरूरत है और ये आपको समझ में आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर अब हम ट्रायंगल सपोज कर लें, एक कौन सा ट्रायंगल जिसमें एंगल थीटा आ रहा है, यानी कि जिसमें डिस्टेंस आ रही है आपकी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं ट्रायंगल एम डी सी। अब इस ट्रायंगल एम डी सी में अगर हम फाइंड करें वैल्यू टेन थीटा की, तो आप देख सकते हैं टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दैट इज एम डी अपॉन बेस, बेस इज योर डी सी। नाउ DC is nearly equal to PC, क्योंकि D जो पॉइंट है that is very close to P। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। यानी कि ये वाला जो D पॉइंट आपको दिख रहा है वो D पॉइंट X जो है P के बहुत ही पास होना चाहिए, इसीलिए हम DC को क्या लिख सकते हैं, PC। और इस तरीके से ये हमारे पास फाइनली आ जाता है MD अपॉन PC। ठीक है, और अगर हम इस MD की वैल्यू H मान लें, MD की वैल्यू को मान लें H, तो जो P से C तक की डिस्टेंस है दैट इज R। ये डिस्टेंस आपको क्या दिखाई दे रही है, R दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। साइन कन्वेंशन का अगर हम यूज करें तो ये -R हो गया, ये बात तो क्लियर है। इसी तरीके से अगर हमने ट्रायंगल लिया होता, कौन सा, अभी हमने ट्रायंगल थीटा के लिए दिया हुआ, देखिए जिसमें थीटा एंगल आ रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल लिया है। तो अब हम एक ट्रायंगल लेने वाले हैं जिसमें 2 थीटा आएगा, तो वो कौन सा है, दैट इज एम एफ डी। और अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं तो यहाँ से टेन 2 थीटा, यानी कि जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 2 थीटा।
perpendicular, that is again MD, upon base, that is again DF. Now DF is corresponds to PF, क्योंकि हमने बता रखा है D पॉइंट P के बहुत क्लोज है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं MD अपॉन PF। MD की वैल्यू में H सपोज कर रखी है, P टू F डिस्टेंस दैट इज F, आप समझ सकते हैं, और साइन कन्वेंशन में ये माइनस हो जाएगी। कितनी बार सबको क्लियर हो गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है। नो कंडीशन, अब यहाँ पर कंडीशन जो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास थीटा स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है देन tan थीटा इज अप्रोक्स टू थीटा एंड tan 2 थीटा अप्रोक्स टू 2 थीटा, यानी कि जो tan थीटा है उसको सिर्फ हम क्या बोल सकते हैं थीटा, और जो tan 2 थीटा है उसको सिर्फ हम क्या मान सकते हैं 2 थीटा। सो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दें कि ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम डायरेक्ट tan थीटा की जगह थीटा लिख देते हैं, तो थीटा इक्वल आ जाता है h अपॉन माइनस आर, एंड इक्वेशन नंबर 2 से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल h अपॉन माइनस एफ। यहाँ तक कि कोई बात आपको ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आई हो, सभी को समझ में सभी को आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब ये जो दो रिलेशन निकले हैं, इन दो रिलेशन के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड मार दीजिए। अगर हम सिंपल डिवाइड कर दें तो आप देख सकते हैं थीटा से थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो इसको हम जो है मान लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ चुकी है 3 और ये आ चुका है इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 4, तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करते ही आपके पास सीधा सा रिजल्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एंड दैट इज R इक्वल टू F। तो देखा कितना आसान था रिलेशन निकालना फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकालने का ये एक यूनिक मेथड है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। तो एक बार फिर से हम इसको बहुत जल्दी से आपको समझा देते हैं ताकि आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाए कि आखिर हमने किया क्या है इस डेरिवेशन में। तो हमने ये किया है कि हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना था फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो फोकल लेंथ क्या होता है हमें ये याद होना चाहिए। तो फोकल लेंथ अगर कोई पैरेलल रे आती है, किसी मिरर से टकराती है, तो वो फोकस से पास हो जाती है या पास होती हुई लगती है। ये हमने आपको कंडीशन बताई थी। यहाँ पर जैसे ये पास हो रही है फोकस से, ठीक है, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ये एंगल हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए ये मैथ वाले जानते हैं, ये देखिए जेड फिगर, क्योंकि ये आपका जेड फिगर दिखाई दे रहा है, इसको जेड फिगर बोलते हैं। सो एंगल्स मस्ट बी इक्वल, तो अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो गया थीटा। और हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल एम, ट्रायंगल सी एफ, एम सी एफ, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज किया और उससे हमें इसकी वैल्यू आ गई 2 थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया 2 थीटा। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ये थीटा और ये बन गया आपका 2 थीटा। यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी होगी बहुत अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया भाई। हमने आखिर ऐसा क्यों किया, मन में क्वेश्चन आया होगा। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ के लिए आप ध्यान से देखो तो फोकल लेंथ की हमने क्या डिस्टेंस बताई थी कि अगर हम P से चलते हैं और F तक जाते हैं तो फोकल लेंथ मिलती है, और हम P से चलते हैं और C तक जाएंगे तो हमें मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस हैं, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस हैं और हमने यहाँ पर फोकल लेंथ का बेसिक पैरामीटर फॉलो किया है
और वो है एंगल, यानी कि पैरेलल रे आती है और फोकस से पास होती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इनडायरेक्टली हमें करना क्या था कि ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेना था। अब एंगल और डिस्टेंस के बीच में कैसे कन्वर्जन होता है उसके लिए हमें ट्रायंगल फॉर्म करना था। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर एम से और डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मानते हुए कि जो डी पॉइंट है दैट इज वेरी क्लोज टू पी। अब देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो गया। देखिए एफ डिस्टेंस के लिए ट्रायंगल बन गया एम एफ डी। ये देखिए ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है वो एफ डिस्टेंस और एंगल में रिलेशन है। और अगर हम एम सी डी ये ट्रायंगल ले लेते हैं तो ये आपका आर और थीटा में रिलेशन है। तो इस तरीके से हमने एंगल को डिस्टेंसेस में कन्वर्ट कर दिया और फाइनली हमारा रिजल्ट मिल गया जो कि है आर इक्वल टू एफ। तो हर एक ट्रायंगल से हमने पहले ट्रायंगल से टेन थीटा फाइंड कर लिया जो कि आया एच अपॉन आर। दूसरा जो ट्रायंगल था उसके टेन टू थीटा फाइंड कर लिया जो कि आ गया एच अपॉन माइनस एफ। और इस तरीके से टेन थीटा जो है वो बन गया थीटा, ये देखिए एच अपॉन माइनस आर। और टेन टू टू थीटा बन गया टू थीटा, ये हो गया एच अपॉन माइनस एफ। और दोनों इक्वेशंस को जैसे डिवाइड किया फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये एक यूनिक रिजल्ट है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि R इक्वल टू एफ का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ मिरर्स के लिए ही वैलिड होता है, लेंस के लिए वैलिड नहीं होता। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछ बैठे या कोई कह दे कि भैया जो है हमारे पास एक मिरर है और एक लेंस है, तो आप बताइए कि R इक्वल टू एफ फार्मूला किसके लिए वैलिड है। तो R इक्वल टू एफ का फार्मूला है दैट इज वैलिड ओनली फॉर मिरर्स, लेंस में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये नहीं हो सकता है कि लेंस में हमेशा ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है, ठीक है ना। कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन आएगी जो हम बाद में आपको बताएंगे जिस स्पेसिफिक कंडीशन में आर और टू एफ के इक्वल भी हो जाता है, कभी कभी आर और एफ के इक्वल भी हो जाता है। लेकिन ये सब किस में होता है, ये होता है लेंस के लिए। मिरर के लिए हमेशा कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर है उसके लिए हमेशा आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट विल बी टू टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। तो इस तरीके से ये हमने पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे से आपको समझाया और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी जरूर आया होगा, ठीक है। कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप एंगल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं डिस्टेंसेस में और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। इस वजह से एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है तो आप कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लिखें कम और समझें ज्यादा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। Radius of curvature of concave mirror is 30 centimeter. Find focal length. Find focal length. तो हमें इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फिर से वही बात, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर तो पहचान गए होंगे आप लोग हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर यही है कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्योंकि इसमें पॉलिश देखिए इस साइड है, ये है पॉलिश, तो पॉलिश इधर है, तो इसका मतलब ये मिरर कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव याद आया, हाँ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, तो फटाक से डायग्राम देखिए ये बना हुआ, इसी डायग्राम को यूज करते हैं। ये हमारे पास हो जाता है आर और ये हमारे पास हो जाता है एफ, ठीक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो रिलेशन है बेसिक, वो रिलेशन क्या कहता है कि आर विल बी ट्वाइस ऑफ एफ, तो एफ विल बी हाफ ऑफ आर, ये तो हुआ। तो अगर हमारी आर है 30, ध्यान देंगे 30, लेकिन आर कैसी, निगेटिव साइन के साथ, साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया
और 2 हो गया, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो ये हो गया -15 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी हो तो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं अगर फोकल लेंथ दे रखा हो तो। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहाँ पर जो कॉनकेव लिखा हुआ है, इस कॉनकेव की जगह पर हम कर देते हैं कॉन्वेक्स। क्या कर दिया हमने, कॉन्वेक्स। जैसे ही हमने कॉन्वेक्स लिया तो अब आपको क्या करना होगा, कॉन्वेक्स का डायग्राम तुरंत बनाना होगा। देखिए हम फटाक से कॉन्वेक्स का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा जो मिरर है, ये मिरर हो गया कॉन्वेक्स, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास पैरेलल रे, और इस तरीके से आपका नॉर्मल, ये देखिए यहाँ से ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब क्या होना चाहिए, रे जानी चाहिए थी सीधी। ठीक है, क्योंकि रे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये बात तो क्लियर है ना। लेकिन अब ये हमारे पास देखिए नॉर्मल से बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, तो जितना ये एंगल है उतना ही एंगल हमने इधर ड्रॉ कर लिया थीटा। और अब हम एक रे बनाने वाले हैं जो कि कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। देखिए एंगल लगभग हमने इक्वल कर लिए हैं, और इस रे को अब हम डॉटेड लाइन से जब बैक साइड पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा पॉइंट मिल गया एफ। ठीक, ये बात तो क्लियर है। अब अगर हमें आर चाहिए तो इस डायग्राम में आप क्लियर देख पाएंगे, बहुत आराम से देखिएगा कि हमारा जो सबसे पहले पॉइंट पी कहाँ पर है। इसका पॉइंट पी ये रहा, तो ये पी से और ये एफ तक की डिस्टेंस हो गई एफ। ठीक, और इसका ये रहा सेंटर सी, तो पी से और सी तक की डिस्टेंस हो गई आर। कंडीशन यही मैंने बता रखी है आपको, ठीक है ना। पी से स्टार्ट होना है, एफ तक जाना है तो फोकल लेंथ मिल जाएगी, पी से स्टार्ट होकर सी तक जाना है तो आर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर हम यही देखें तो फार्मूला जो आर इक्वल टू एफ है ये तो यही रहेगा, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आर आपकी पॉजिटिव हो गई है, तो जहां पर पहले नेगेटिव था वहां पर अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस तरीके से ये आंसर भी आपका क्या बन गया, पॉजिटिव। तो कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए फार्मूलों का यूज करना है। जो भी फार्मूले हमने अब जैसे ये फार्मूला पढ़ा, या आगे हम जो भी फार्मूले पढ़ेंगे, उन सभी फार्मूले में बगैर साइन कन्वेंशन यूज किए अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो 100% आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो डेरिवेशन मैंने आपको समझाया ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस पे बेस न्यूमेरिकल मैंने कराया साइन कन्वेंशन के यूज के साथ, तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थोड़े से लॉजिकल टॉपिक्स हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इनको धीरे धीरे समझें और प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको फायदा होगा। ओके, सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।